हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज के सैंपल क्वेश्चन जो वन कर रहे थे उसका आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बहुत शानदार तरीके से केस बेस्ड स्टडीज सारे क्वेश्चंस होंगे। इसके पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करे हैं। कितने? 20 एमसीक्यूज। और सारा जो होगा उस किसी से रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था? केस बेस्ड स्टडी था। आज भी होगा वो हम लोग केस बेस्ड स्टडी, लेकिन यहाँ पर मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को क्या कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कि किस तरीके से केस बेस पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आप लोग लिखिएगा। मैं पूरा आंसर बताऊंगा, साथ ही साथ आप लोगों को गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं और आखिरकार देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन तक वहां हो चुका था, यहाँ 21 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अनाउंसमेंट मेड करा था क्या? 8 नवंबर 2016 को। आप लोगों को याद होगा कि नवंबर 8 2016 को क्या अनाउंस हुआ था भाई? तो यहाँ पर सारी चीजों के बारे में यहीं पर क्या पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, अगर आप लोग याद रखेंगे तो डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन ठीक है, डीमोनेटाइजेशन किया गया था, जिसमें 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट जो है वो मतलब जिसको नोटबंदी बोलते हैं, 1000 रुपया जो नोट था उसको बैन किया गया था। उसके बारे में ही इसका मतलब बोला गया। तो बोला गया टू लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट जो 500 रुपए और 1000 रुपए का था वो लीगल टेंडर नहीं था। ठीक है, उसके बाद उसकी यूटिलिटी को खत्म कर दिया गया एंड दिस लेड 86% ऑफ मनी इन द सर्कुलेशन इनवैलिड। जिसके वजह से 86% ऑफ मनी ये बोला जाता था कि 500 रुपया और जो 6000 रुपया का जो नोट था वो कुल मिलाकर हमारे देश में 86% था टोटल मनी का, और बाकी सारा 10 रुपया का, 20 रुपया का, 100 रुपया का, ठीक है, 50 रुपया का, तो ये सब सारे नोट जो हैं वो थे, लेकिन 86% बड़े नोट थे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि रेस्ट्रिक्शन भी लगाया गया था, आपकी कन्वर्ट आप कितने पैसों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं नए नोट में, वो सब सारी चीजें, और लीगल एक्टिविटीज किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा जो चीज था वो 8 नवंबर 2016 को आया था, डिमोनेटाइजेशन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2-3 पॉइंट इसमें अगर एक्सप्लेन करने आया तो ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए, मतलब ब्लैक मनी को एक तरीके से कर्व करने के लिए, खत्म करने के लिए। दूसरी चीज आप लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही थी, है ना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही थी उसको कम करने के लिए। ठीक है, फाइनेंस को कम करने के लिए, और जो है नकली नोट बनाया जा रहा था, बहुत सारी चीज नकली नोट सर्कुलेट हो रहे थे, वो सब जो नोट है उनको एक तरीके से खत्म करने के लिए और हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ये कदम उठाया गया था। बीच बीच में कंट्री को करते रहना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है कि एक बार जो मनी सर्कुलेशन में है वो उससे क्या होगा, बहुत सारे बिजनेस को झटका लग सकता है जो ब्लैक मनी रखे होंगे। ब्लैक मनी हम लोग उस मनी को बोलते हैं जो मनी बैंक के थ्रू ट्रांसफर ना होते हो। तो जैसे कि मान लो आपने कोई पैसा किसी इंसान से लिया है, ठीक है, लेकिन वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू नहीं लिया, आपने कैश के थ्रू लिया। ठीक है, कैश के थ्रू लिया, लेकिन आपने उसको बैंकिंग सिस्टम में नहीं डाला और एक तरीके से आपने अपने गोदरेज वगैरह में कहीं रख रखा, या कहीं भी किसी तरीके से कैश के रूप में, मतलब जो पैसा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ऑल मनी कम्स अंडर द ब्लैक मनी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो उसको कर्व करना, उसको खत्म करने के बारे में यहाँ पर बात किया गया था। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा पहला जो केस बेस्ड स्टडीज है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं 22nd में, merely allocating the work is not enough, each individual should know who has to take order from, to whom he is accountable। मतलब देखो बहुत सारा रहता है, एक मिडिल लेवल रहता है, ठीक है, एक हायर लेवल रहता है, एक लोअर लेवल रहता है। अब किसको कहाँ से परमिशन लेना है मैनेजमेंट की टीम के थ्रू, तो वो कैसे पता होना चाहिए? वो सारे लोगों को पता होना चाहिए कि भाई आपको डिसीजन आखिरकार, या फिर आपको जो अकाउंटेबिलिटी या फिर जो आपको अथॉरिटी लेनी है वो आप किससे लेना, मतलब किससे आपको सारी बातें पूछनी है और किसके लिए, आप किस चीज के लिए अकाउंटेबल हो। अब मान लो कि आप सेल्स टीम हो, ठीक है, सेल्स टीम हो, लेकिन आपका प्रोडक्शन जो है वो खराब चल रहा है। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन जो टीम है वो सही से काम नहीं कर रही है, तो उसमें जो अकाउंटेबल होगा वो कौन होगा? खराब परफॉर्मेंस का प्रोडक्शन टीम, ना कि सेल्स टीम, है कि नहीं? तो जिसका जो काम है उससे वो भाई, ठीक है, वो वाली कहावत है यहाँ पर। तो एक तरीके से द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच रिलेशनशिप हेल्प्स टू क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स टू कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम लोग इस तरीके का रिलेशन बना के रखते हैं कि भाई जो आदमी जो काम कर रहा है उसी के लिए अकाउंटेबल है, तो उससे कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कोई भी मैनेजमेंट को सही तरीके से ले जाने के लिए। अगर मान लो हायर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, या मिडिल लेवल जो लोअर लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करके नहीं चल रहा है, जिसमें बोला जाता है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच लगता है।
टॉप वाला कोई बात बोलता है और बॉटम वाले लोग जो है उसे एक तरीके से सुनते हैं, तो टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो यहाँ बोला नेम एंड एक्सप्लेन द लॉजिकल स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस इन द मैनेजमेंट विच इज फॉलोड बाय द मैनेजर। तो यहाँ मैनेजर किस मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखो ऑर्गेनाइज है ना, कि लोगों को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है। क्यों यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइजिंग के ही स्टेप्स यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला, अगर देखा जाएगा ऑर्गेनाइजिंग के ही स्टेप्स क्यों हमने बोला भाई यहाँ पर, तो ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप इसलिए क्योंकि लोगों को सही जगह पर किसको अकाउंटेबल होना है, तो वो सब सारी चीजें हैं वो कहाँ पर बोली जाती हैं, ऑर्गेनाइजिंग में बोली जाती हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग से आपको याद रखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजर के स्ट्रक्चर भी होते हैं, एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है और एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। फंक्शन के आधार पर, एक डिवीजन के आधार पर, अगर प्रोडक्ट के आधार पर हमने बांटा है, तो हम लोग यहाँ पर बांटते हैं कौन अकाउंटेबल होता है कौन सा नहीं होता है, डेलीगेशन वाले टाइप में। तो यहाँ पर क्या पूछा, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस पूछा है। तो सबसे पहला हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, तो ये लिख सकते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा जो होगा वो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट में बांटिए भाई, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी असाइन कीजिए, ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हो गया। उसके बाद आपका देखने को मिलेगा लास्ट पार्ट क्या है कि असाइन कर दिए तो चेक एंड बैलेंस करते रहिए। तो जनरली आपको अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 स्टेप्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी में अगर यहाँ पर जो देखा जाए क्या बोला गया, इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा मैनेजर जो है परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर जो है क्या कि मैनेजमेंट जो है कोऑर्डिनेशन के थ्रू किया जा रहा है, क्या कर रहा है मैनेजमेंट, मैनेजर के थ्रू, किसके थ्रू किया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजों के बारे में यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो 22nd क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अब आते हैं 23rd, एक्सप्लेन द 3 मेन इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बाय व्हिच अ मैनेजर ब्रिंग्स इन ऑर्डर आउट ऑफ द chaos। मतलब बोल रहा है कि 3 इंपॉर्टेंस बताइए, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस बता दीजिएगा, और में क्वेश्चन आया ये वाला, ठीक है। मतलब जो आपका 22 का जो बी ऑप्शन है, ठीक है, 22 का जो बी ऑप्शन है उसमें क्या 3 इंपॉर्टेंस पूछा ऑर्गेनाइजिंग का, तो आप ऑर्गेनाइजिंग के जो इंपॉर्टेंस है वो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, क्यों, क्योंकि ये ब्रिंग क्या करता है, कोऑर्डिनेशन ब्रिंग करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन लाता है, और ये अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो फिक्स की जा सकती है, ठीक है, क्या ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, ठीक है, और सही तरीके से अपने कंपनी को स्टेबल रख स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि जो गोल को अचीव किया जा सके, गोल अचीव किया जा सके, ठीक है। तो ये सब सारे पॉइंट आप कहाँ लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। जो बी वाला है और में है, ठीक है, और में लिखना था, मतलब सेम केस बेस्ड स्टडीज था उससे। 23 का ए आते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, एक ब्यूटी प्रोडक्ट लिमिटेड है जो कि नेचुरल एथिकल जो ब्यूटी ब्रांड है, मतलब एक नेचुरल ब्यूटी ब्रांड है जो कि क्रीम्स वगैरह बनाते हैं। फेमस ऑफ ऑफरिंग ऑर्गेनिक ब्यूटी, वो क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें हल्दी वगैरह का इस्तेमाल होता है, वो सब सारे प्रोडक्ट्स को एक तरीके से ब्यूटी में इस्तेमाल होता है, उन सब सारी चीजों को एक तरीके से यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा है, मेन और वुमेन दोनों के लिए। द कंपनी यूजेस अ प्लांट बेस्ड मटेरियल फॉर देयर प्रोडक्ट्स, और उसने जो कंपनी ने इस्तेमाल करा है वो प्लांट बेस्ड मटेरियल, क्योंकि ऑर्गेनिक की बात हो रही है तो केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ऐसा उसका बोलना है, ठीक है। एंड इज द नंबर 1 ब्यूटी ब्रांड, और उसी तरीके से वो नंबर 1 ब्यूटी ब्रांड बन गया हमारे देश का, ठीक है, इन कंट्री। इट नॉट ओनली सेटिस्फाई इट्स कस्टमर, वो सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट ऑल्सो बिलीव्स इन ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ द प्लेनेट, के साथ वो सिर्फ ये नहीं सोच रहा कि भाई कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए, वो एक तरीके से सोशल प्रोटेक्शन, मतलब कि समाज की भी भलाई हो, जिसमें एक तरीके से जो पॉल्यूशन वगैरह या फिर जो चीजें हो रही है, ओवरऑल प्रोटेक्शन हो रहा है प्लैनेट का, उसको हम किस तरीके से करके चलें, नए नए प्लांट वगैरह भी लगा रहा है, ये बात उसके द्वारा, कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन यहाँ ये पूछा गया कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, या कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी जो है वो अपनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से बीइंग फॉलोड बाय द ब्यूटी, तो यहाँ सिंपल सी क्या कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी अपनाई गई है, तो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, क्या हुआ, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, क्या, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अपनाया गया भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे एक तरीके से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो रहा है,
दूसरी बात है कि ह्यूमन के वेलबींग के लिए भी काम किया जा रहा है, ठीक है, ह्यूमन वेलबींग के लिए काम किया रहा है, और इसमें अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो और भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो हम लोग 23 का ए में आंसर ये लिख सकते हैं। अब आते हैं 23 बी में, बोला गया वेरियस टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड बाय द मार्केटर। बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, वेरियस टूल्स का इस्तेमाल होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, व्हाई डू कंपनी यूज ऑल द टूल्स फॉर द सेम टाइम, कि सारे जो कम्युनिकेशन टूल है वो क्यों इस्तेमाल करता है, क्यों, ताकि जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बता पाए, ठीक है, किसके बारे में बता पाए, टू टेल द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बता पाए, ठीक है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट और उससे बेनिफिट्स क्या हो गए उसके बारे में बता पाए। इसीलिए कंपनी जो होती है वो कम्युनिकेशन के थ्रू, मतलब एडवर्टीजमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करती है एम्प्लॉयज नहीं, मतलब एक तरीके से जो भी कस्टमर है, ताकि वो लोग एक तरीके से काम मतलब प्रोडक्ट को खरीद सकें, ठीक है। तो मतलब बेनिफिट्स वगैरह बताने के लिए प्रचार वगैरह किया जाता है कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, वो सब सारी चीजें। सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, विच टूल ऑफ द प्रमोशन विल प्राइमरली यूज फॉर द फॉलोइंग, कि प्राइमरली किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो प्राइमरली किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर बोला जाए क्या, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द कंपनीज इमेज और इंडिविजुअल प्रोडक्ट, क्या यहाँ पर कंपनी के इमेज और जो उसके टूल्स का इस्तेमाल क्या किया जाता है, ठीक है। एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मीन्स सम मास यूजर्स ऑफ लिटरेट पीपल, ये तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है कि टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द कंपनीज इमेज, तो प्रोडक्ट एंड यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, पब्लिक रिलेशन के बारे में, पब्लिक रिलेशन स्टेब्लिश किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, पब्लिक रिलेशन, ठीक है। विच टूल, कौन सा रिलेशन, अगर बोलेगा कि प्रोटेक्ट कर रहा है कंपनीज का इमेज और इंडिविजुअल का प्रोडक्ट, तो वो कौन सा रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है, यहाँ पर पब्लिक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है। बी वाला ऑप्शन में एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मींट बाय द मास यूजर्स बाय द लिटरेट, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो लिटरेट पीपल के द्वारा यूज किया जा रहा है, किसके थ्रू किया जा सकता है, एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किया जा सकता है। सी ऑप्शन, कोई नया प्रोडक्ट है और क्लास के पीपल को डोर टू डोर विजिट करके वो सब कर रहा है और मतलब मार्केट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल सेलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, पर्सनल सेलिंग कर रहा है, क्लियर। टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर यूजिंग इंसेंटिव, इंसेंटिव के थ्रू अट्रैक्ट कर रहा है कंज्यूमर को, मतलब कुछ बोनस वगैरह दे रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, सेल्स प्रमोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये सब टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके थ्रू एडवर्टाइजिंग किया जा सकता है। अगर प्रमोट कर रहा है तो पब्लिक रिलेशन, अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक तरीके से और भी एडवर्टाइज कर रहा है तो एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है। अगर न्यू प्रोडक्ट ला रहा है और एक तरीके से डोर टू डोर जाकर विजिट करके प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, पर्सनल सेलिंग। अगर अट्रैक्ट कर रहा है कंज्यूमर का बाय गिविंग द इंसेंटिव, मतलब एक तरीके से आपको ऑफर वगैरह देके, जो बहुत सारे ऑफर्स आते हैं ना, तो वो सब सारे ऑफर्स इंसेंटिव के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात बोल सकते हो आप। आगे आते हैं 24 में, 24 में क्या बोला, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट हेल्प्स टू वेरीफाइंग वेदर द स्टैंडर्ड्स सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव आर नॉट, कि जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट करा है, तो आइडेंटिफाई कीजिए फंक्शन को जो स्टैंडर्ड सेट करने में मदद करता है और जो ऑब्जेक्टिव को एक तरीके से बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में मदद करता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें कौन से फंक्शन को, देखो स्टैंडर्ड को सेट और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन सा, कंट्रोलिंग का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, कंट्रोलिंग, हम लोग कुछ भी लिख के आ जाएंगे यहाँ पर, लेकिन दिक्कत हो जाएगा। लेकिन यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन, देखो कंट्रोलिंग में क्या होता है, एक बात समझना कि पहले आपने प्लान बनाया, प्लान में आपने ये बोला कि भाई हम लोग 5% से ग्रो करेंगे, मतलब ये प्लान बनाया, लेकिन एक्चुअल में आपने कितना ग्रो करा वो कंट्रोलिंग के थ्रू पता चलता है, क्योंकि स्टैंडर्ड सेट आपने करा है। स्टैंडर्ड सेट को इवेल्युएट कहां पर करते हैं हम लोग, कंट्रोलिंग के थ्रू, कि हमने मान लो कि एक्चुअली हमने 4% ही ग्रोथ करा, मतलब हमारा 1%, मतलब 5% माइनस 4%, कितना हमने डेविएशन है यहाँ पर, 1% का डेविएशन, तो ये 1% को कैसे हम लोग बढ़ाएं उसके बारे में यहाँ पर सोचा जाता है, ताकि हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाए, क्या, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाए, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप लोगों को मदद होगा बहुत सारा, ठीक है। 25 में एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम मेड अप ऑफ डिफरेंट इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो बहुत सारी चीजों से जुड़ा रहता है, या सारे लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब मैनेजर हैज अ लिंक विद अ डाइवर्स ग्रुप, एक मैनेजर रहता है वो अलग अलग ग्रुप ऑफ लोगों से जुड़ा रहता है, ठीक है। एन अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, ताकि एक कॉमन गोल को अचीव कर पाए, क्योंकि इसका गोल क्या है कि कंपनी को एक तरीके से ज्यादा ग्रोथ देना या प्रॉफिट देना, ठीक है। तो एक तरीके से वो सारे लोगों से जुड़ा रहता है मैनेजर।
ठीक है। इट इज द कॉमन थ्रेड दैट रन थ्रू ऑल द एक्टिविटी। मैनेजर एक कॉमन थ्रेड होता है जिसके थ्रू पूरे कंपनी को रन किया जाता है, चाहे वो परचेज किया जाए या फिर प्रोडक्शन किया जाए, सेल्स किया जाए, फाइनेंस की टीम को देखा जाए, सब मैनेजर कंट्रोल करके चलता है। तो बोला आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रोसेस हाईलाइटिंग अबव। कौन सा प्रोसेस जो है वो हाईलाइट यहाँ पर किया गया है। मतलब क्या, मैनेजर क्या कर रहा है, एक तरीके से सारे लोग एक दूसरे से लिंक है। इसका मतलब यहाँ पर बात किया जा रहा है कौन सा, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रोसेस हाईलाइट। तो यहाँ पर कौन सी चीजों के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पर बात किया जा रहा है कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, कि आप जो भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 होते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं भाई, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको 5 दिखने को, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये पांचों स्टेप्स को किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके चले ताकि मैनेजर, ताकि कॉमन गोल जो है वो अचीव हो पाए। तो मैनेजर एक तरीके से करता धरता होता है सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस का। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इसका सही जवाब होगा। 25 का बी आते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ। देखो मैनेजमेंट अपने लिए काम नहीं करता है, बल्कि इसलिए काम करता है ताकि कंपनी के गोल को अचीव किया जा सके। ठीक बात है भाई। द टास्क ऑफ अ मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन। मैनेजर का काम क्या है, मैनेजर का ये काम थोड़ा ना कि सारा काम खुद ही करेगा, वो सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करके सबका अपना अपना काम सिखाएगा। मान लो एडवर्टाइजिंग टीम है, मान लो सेल्स टीम है, मान लो HR टीम है, मान लो एक तरीके से प्रोडक्शन टीम है, तो सारे टीम को एक तरीके से कोऑर्डिनेट करके चलेगा ताकि वो एक कॉमन गोल के लिए काम कर पाए, ताकि एक गोल जो अचीव हो पाए। ये बात भी सही है भाई। तो बोला कि एक्सप्लेन द 4 रीजंस दैट मेक द मैनेजमेंट सो इम्पोर्टेंट। मतलब 4 रीजन बताए जिसके थ्रू आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या हुआ कि इम्पोर्टेंस ऑफ, एक तरीके से मैनेजमेंट के बारे में पूछा है। क्या पूछा है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे ही पकड़ना है आप लोगों को, ठीक है, क्वेश्चंस को। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट क्या करता है भाई, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, एफिशिएंसी, क्योंकि मैनेजमेंट के थ्रू कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं, कोऑर्डिनेशन के थ्रू आपकी क्षमता बढ़ती हुई नजर आती है। एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ये क्या क्रिएट करता है, क्रिएट्स, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट, एक चारों तरफ से जो सारी चीजों को सह सके, एक डायनेमिक इन्वायरमेंट जो होता है वो क्रिएट कर पाता है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा आप लिख सकते हैं, ये हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स। ठीक है, हेल्प्स इन अचीविंग द गोल। ठीक है, हेल्प्स इन अचीविंग द गोल। चौथा आप एक और लिख सकते हैं, फॉर इंपॉर्टेंस पूछा है तो 4 नंबर के क्वेश्चन में, इसमें एक एक लाइन एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, समय रहेगा तो। ठीक है, हेल्प्स इन अचीविंग द गोल, और लास्टली है इन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, ऐसे लिख सो, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, 25 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 26 में। 26 में क्या है भाई, अ कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। कंपनी क्या चाह रहा है कि हम अपने मार्केट शेयर को बढ़ाएं। एट अ प्रेजेंट 10% है, वो चाह रहा है कि मैं 10% से मार्केट शेयर बढ़कर कितना हो जाए, 25%। मतलब मेरा प्रोडक्ट जो है अभी 10% लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, जितना भी टोटल लोग, जैसे मान लो कि 500 कार बिक रही है, कोई भी कार कंपनी है, तो कार कंपनी ये चाह रही है कि पहले अभी इसका 50 लोग ही खरीद रहे हैं, अब हम लोग इसको 25% करना चाह रहे हैं, मतलब 10% से 25% मार्केट शेयर बढ़ाना चाह रहे हैं। तो मिसेज रजनी जो एक सेल्स मैनेजर है, ठीक है, वो एक तरीके से हैज बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर अ प्रपोजल। उसको ये बोला गया कि भाई तुम प्रपोजल एक लाओ, एक कंपनी ने बोला, दैट विल आउटलाइन द अवेलेबल ऑफ अचीविंग हिज ऑब्जेक्टिव, ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। हर रिपोर्ट इंक्लूड्स द ऑप्शंस एंटरिंग अ न्यू मार्केट, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट रेंज, कि प्रोडक्ट का रेंज क्या होना चाहिए, कस्टमर्स को यूजिंग सेल्स प्रमोशन, सेल्स का प्रमोशन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, छूट कैसे दे सकते हैं, डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं, बजट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग में, क्योंकि ये सब करके ही आप एक तरीके से मार्केट शेयर बढ़ा सकते हो। तो बोला कि एक्सप्लेन द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस विल बी परफॉर्म्ड बाय द मिस्टर रजनी आफ्टर द स्टेप डिस्कस अबव। कि कौन सा स्टेप एक तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो देखो ये क्या किया कि इवैल्यूएटिंग, इसके बाद क्या है कि ये सब सारी चीजें हैं, मतलब एक तरीके से प्लान तैयार कर दिया। इसके बाद क्या, इवैल्यूएटिंग कोर्स ऑफ एक्शन। क्या किया, इवैल्यूएटिंग, यहाँ पर प्लान बनाने के लिए बोला है ना इसको, सिंपल सी बात है, प्लान लेके आओ ताकि हम लोग एक तरीके से अचीव कर पाए। तो प्लान बना दिया। अब इसमें इवैल्यूएटिंग जो है ऑल्टरनेटिव क्या क्या चीज हम लोग कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव कोर्सेस की अल्टरनेटिव कौन सी चीजें हैं उसको एक तरीके से इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करने के बाद क्या होगा,
इसके बाद अब ये प्लान तो बना दिया कि हमें ये चीज ऑफर करना चाहिए, सेल्स प्रमोशन करना चाहिए, टेक्निक्स करना चाहिए, बजट को इंक्रीज करना चाहिए, उसको इवेल्युएट की आखिरकार क्या एक्चुअल में करना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या होगा, सेलेक्टिंग, सेलेक्ट करो भाई, अब सारी चीजें तो करोगे नहीं, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स ये प्रोसेस प्लानिंग का है, ठीक है। फिर थर्ड क्या करोगे, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, प्लान को इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या, फोर्थ स्टेप, फॉलो अप एक्शन, जिस हिसाब से हो रहा है फॉलो अप, फॉलो ऑन एक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतने आसान से क्वेश्चन आपसे बन गए, ठीक है। आगे आगे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आगे आते हैं थोड़ा सा हमारे क्या के 27 में एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक, क्या बनाता है, कॉस्मेटिक बनाता है, ठीक है। विच इंजॉयड अ प्री एमिनेंट पोजिशन इन द बिजनेस, कॉस्मेटिक बनाता है जिसका एक तरीके से बहुत अच्छा एक बिजनेस अब चल रहा है। इस बिजनेस वाज वेरी गुड टिल 1991 तक, उसका जो गुड उसका जो मार्केट था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन लिबरलाइजेशन करने के बाद, मतलब जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ, एलपीजी रिफॉर्म होने के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद नई नई मल्टीनेशनल कंपनी जो उन्होंने एंटर करा, विच रिजल्ट इन अ मार्केट शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड डिक्लाइन, जिसके वजह से उसका मार्केट शेयर हुआ वो एक तरीके से डिक्रीज हो गया, ठीक है। The company has to follow a various centralized business model with a director divisional, बहुत सारे minor decision लिए। Before 1991 this model was served country very well of the consumer and has no choice, क्योंकि कंज्यूमर के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं था, वो एक लौती एक ऐसी कंपनी थी जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में डील कर रही थी। लेकिन 1991 के बाद तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, बट नाउ द कंपनी इज अंडर प्रेशर टू रिफॉर्म, अब कंपनी को क्या करना पड़ रहा है, रिफॉर्म करना पड़ रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कीपिंग इन माइंड, बोला एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है, वैसे गुड्स जो कि एक तरीके से बहुत जल्दी अपने मार्केट को चेंज करता है। तो विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैंने बताया था दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है डिविजनल, ठीक है, एक होता है डिविजनल और एक होता है एक डिविजनल होता है और एक हम लोग उसको बोल सकते हैं फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोला गया व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज शुड कंपनी ब्रिंग इन ऑर्डर टू रिटेन इट्स मार्केट शेयर, और दूसरा क्या बोला है कि हमारा हाउ विल द चेंज सजेस्ट हेल्प द फर्म स्टेट इन थ्री बेनिफिट्स, कि थ्री बेनिफिट्स बोलिए। तो यहाँ पर ये बोला गया कि कंपनी को जो है प्रोडक्ट के हिसाब से या फंक्शन के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना चाहिए। पहले क्या कर रहा था, सेंट्रलाइज्ड बिजनेस मॉडल, देख रहे हो यहाँ पर, वहां पर अब डिविजनल और फंक्शनल के बारे में नहीं बोला, यहाँ पर दूसरे टाइप में बोल दिया कि सेंट्रलाइज बिजनेस पहले फॉलो कर रहा था, अब क्या फॉलो करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। अब जब डिसेंट्रलाइजेशन से होगा तो उससे क्या होगा, अब सारे जो डिसीजन होगा वो एक बंदा नहीं लेगा, अब डिसीजन कैन बी टेकन टुगेदर। तो क्या होगा, डिसीजन कैन बी टेकन टुगेदर, कैन बी टेकन टुगेदर हो गया, ठीक है। और जो इट विल बेनिफिट द फर्म, और फर्म को हेल्प करेगा बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये होगा 27 में डिसेंट्रलाइजेशन। 28 में आते हैं भाई, ठीक है, 28 में आते हैं। देखिए, इन अ इंटरव्यू विथ अ लीडिंग अ न्यूज चैनल्स, मिस्टर राकेश क्वात्रा, सीईओ ऑफ गेट माय जॉब, सजेस्ट अ कंपनी हु वांट्स मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई। एक कंपनी है जो सीईओ है गेट माय जॉब्स, तो एक तरीके से लीडिंग न्यूज चैनल है एंड सीईओ ऑफ गेट माय जॉब्स ने सजेस्ट करा है कि विच वांट्स मोर एंड मोर, सारे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर अप्लाई करें, एंड शुड अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द जॉब, मतलब अप्लाइंग द जॉब मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ सिलेक्शन प्रोसेस से चल रहा है, ठीक है। अप्लाइंग द जॉब एंड कैंडिडेट फ्रेंडली, मतलब इट इज फॉर द रीजन ही सेड दैट मोस्ट प्रोग्रेसिव कंपनी टुडे हैव अ शॉर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस। आजकल क्या हो रहा है, कंपनी के पास ज्यादा जो है लोग नौकरी के लिए अप्लाई ही नहीं करते हैं, तो इन्होंने बोला कि फ्री है कि कोई भी जॉब एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ही आल्सो सेड दैट एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बाय द कैंडिडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एंड इन्फॉर्मेशन सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ मैनेजर एलिमिनेट द अनक्वालिफाइड, कि जो अनफिट जॉब सीकर होंगे या अनक्वालिफाइड होंगे उनको एक तरीके से जॉब में नहीं रखा जाएगा। तो कंपनी ने क्रिएट करा मैकेनिज्म, ठीक है, एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स कि एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, मैनुअल डेक्स्चरिटी देखेंगे, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी देखेंगे, एंड कैंडिडेट में देन कॉल्ड इन अ डेप्थ कन्वर्सेशन, फिर इवैल्यूएट द सिचुएशन ऑफ जॉब, उसके बाद जॉब के लिए एक तरीके से बुलाया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला गया, नेम द प्रोसेस एंड द स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन। तो यहाँ पर बोला कि बेस्ट पर्सन को कैसे चूज कर पाएंगे, तो यहाँ पर एक तरीके से क्या बोला गया, आपको क्या डिस्कस करना है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है।
देखो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में डिस्कस कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल यहाँ ये नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है सिलेक्शन की चीजें दिक्कत होंगी, यहाँ सिलेक्शन के बारे में पूरी बात हो रही है। Also explain the next two process which can be subsequently performed by the company. Next two steps क्या होगा उसके बारे में। तो क्या बोल रहा है, इन डेप्थ कन्वर्सेशन करेगा, इवेलुएट करेगा, तो नेक्स्ट टू स्टेप क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है भाई, तो सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी 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 स्क्रीनिंग, पहले स्क्रीनिंग होगा भाई, ठीक है, पहले स्क्रीनिंग किया जाएगा, फिर एक बार सिलेक्शन डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा, मतलब टेस्ट के थ्रू, वो सब सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा, मतलब इंटरव्यू होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है, तो ये सब सारा। नेक्स्ट टू स्टेप होगा, नेक्स्ट जो टू स्टेप होगा वो क्या होगा, रेफरेंस और बैकग्राउंड चेंज, कहाँ से आए भाई, क्या रेफरेंस दिए हो, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड चेक होगा, ठीक है, बैकग्राउंड चेक होगा। उसके बाद जो है, उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन क्या होगा, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो यहाँ पर तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। केस बेस्ड स्टडीज दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब एक और जो आएगा फुल पूरा केस बेस्ड स्टडीज एक और होगा जो कि कल डिस्कस किया जाएगा, आप जरूर उसको देखिएगा। शाम को आपको 8 बजे से 8 से लेकर 10 बजे तक 10 PM तक वो वीडियो जो होगा वो डाला जाएगा, ठीक है। 8 से 10 2 घंटे का वीडियो के आसपास होगा, तो उसको जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा और सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।